हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सारे लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं? एक बारी बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं? एक बारी मुझे बता दीजिए। हाय 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 हाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नीटेक संकल्प वेदांतु के इस खूबसूरत से चैनल पर। कैसे हैं बच्चों सारे लोग? कैसे हैं भाइयों? एक बारी फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं सारे लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? आर वी रेडी टू गो लाइव? हाँ जी दोस्त, चलें स्टार्ट करें। राम 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 राम। चलिए 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 चलिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है नीटेक संकल्प वेदांतु के इस चैनल पर। बच्चों, हम लास्ट टर्न पे FYQs कर रहे थे, यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। आज जो हम करने वाले हैं, लास्ट टर्न पे हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा की थी, आज हम केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग चूंकि आप लोगों को पता है बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसलिए इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी की वो जो लाइन जो आपको रोक देती हैं, जो आपको स्टक कर देती हैं, उन सारी लाइनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं दोस्त, यहां से देखना। डे 2 है आज, डे 2 है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। मैं एनसीईआरटी की हर उस लाइन को कवर कर लूंगा, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। सबसे पहली चीज, पहला सवाल जो आता है, ये आज मैं स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से निकाल के लेके आया हूं। केमिकल बॉन्डिंग में 4 मेजर सेगमेंट होते हैं, मैं पहले बता देता हूं। केमिकल बॉन्डिंग में 4 ऐसे मेजर सेगमेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। पहला होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, पहला होगा कोवेलेंट बॉन्ड, पहला होगा मेरे भाई कोवेलेंट बॉन्ड से सवाल वो बना सकते हैं। दूसरा होगा वो आयोनिक बॉन्ड से सवाल बना सकते हैं। या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से सवाल बना लें, या तो वो आयोनिक बॉन्ड से, या फिर वो किससे सवाल बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, या फिर वो किससे सवाल बना सकते हैं, वीक फोर्सेस से। ये 4 ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में पता होने चाहिए। आज के लेक्चर में हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसे कवर कर लेंगे। इसके बाद बचेगा 2 पोर्शन। अगर ये आपको चारों ये टॉपिक्स क्लियर है तो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल नहीं रुकेगा आपका नीट के अंदर, ठीक है। तो पहली चीज अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी चीज आयनिक बॉन्ड, तीसरी चीज एमओटी, चौथी चीज वीक फोर्सेस। ये 4 जो होते हैं, ये 4 स्टार पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहां से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है दोस्त। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड करने वाले हैं, है ना। आओ जरा गौर से, ऐसे नहीं कि डिटेल्ड में कराया जा रहा है। अगर आपको डिटेल्ड में लेक्चर चाहिए, मैं फिर से बता देता हूं, डिटेल्ड में अगर आपको लेक्चर चाहिए तो डिटेल्ड लेक्चर करने के लिए आप प्रेफर कीजिए स्मार्ट वन शॉट। स्मार्ट वन शॉट हमारे ही चैनल पर चल रहा है, स्मार्ट वन शॉट, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने ही करा रखा है, ठीक है। कहां पे? तो संकल्प नीट वेदांतु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, संकल्प नीट वेदांतु, ठीक है, संकल्प नीट वेदांतु, संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर आपको मिल जाएगा ये सब कुछ, ठीक है, यूट्यूब पर। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है वो कहां चल रही है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है मेरे भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है वो हमारी चल रही है नीटेक संकल्प वेदांतु पर। किस पे? नीट एक्स संकल्प वेदांतु, नीटेक संकल्प वेदांतु पर, ठीक है, नीटेक संकल्प वेदांतु चैनल पर, जिस पे अभी हम ले रहे हैं, इस पे हमारे क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आप फॉलो कर सकते हैं दोनों जगह, ठीक है। अब हम सर इस सीरीज में बताएं, समझ नहीं आ रहा कुछ। बेटा इस सीरीज तभी समझ में आएगी जब आप एग्जाम ओरिएंटेड होके बैठोगे, अन्यथा नहीं समझ में आएगी, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज कह रहा है इन N3- ऑल नाइट्रोजन हैव 0 फॉर्मल चार्ज। मतलब जितने नाइट्रोजन होते हैं उन सब के पास फॉर्मल चार्ज कितना होता है? 0। आप एक चीज सोचो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास, सोचना जरा गौर से, N3- के पास अगर हम बात करें तो कह रहा है ऑल नाइट्रोजन हैव 0 फॉर्मल चार्ज। N3 की अगर हम बात करते हैं तो ये जरा गौर से देखिएगा मेरे भाई, N3 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? तो N3 का स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनता है ना। डबल बॉन्ड दोनों लोगों के साथ बनाता है, डबल बॉन्ड दोनों लोगों के साथ बनाता है। अब दोनों लोगों के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, है ना।
तो अगर आपसे बात करूं कि यहां पे बताओ, यहां पे मुझे बताओ सोच के कि इसके पास टोटल, ऐसे तोड़ के देखो, ऐसे तोड़ के देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? तो आंसर है 5। कितने होने चाहिए थे? 5। दिख कितना रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहा है। 6 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन किया है। होना 5 चाहिए था, होना 5 चाहिए था, है कितना? 6। यानी चार्ज कितना आएगा? -1। -1 यहां आ गया। ऐसे ही इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां पे भी -1 दिखेगा, है ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 5। हैं कितने? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। लॉस कितने का हुआ? 1 का। यानी इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +1। तो कह रहे इन N3- ऑल नाइट्रोजन हैव 0 फॉर्मल चार्ज। नहीं, यहां पे -1 +1 -1। अगर हम आप देखेंगे यहां पे ओवरऑल नेट, अगर इन दोनों को एलिमिनेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? N3-। अगर आप यहां पे सोच के देखें तो ऑल नाइट्रोजन हैव 0 फॉर्मल चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। 0 फॉर्मल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। कह रहे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन सीओ। सीओ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप इसको क्या बोलते हो? तो आप इसे बोलते हो न्यूट्रल लीगेंड। क्या बोलते हो? न्यूट्रल लीगेंड। न्यूट्रल लीगेंड कहते हो। अब देखो सीओ का स्ट्रक्चर बनाता हूं, C∼O। ठीक है, यहां पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, 1 2 3, ये रहे 1 2 3, यहां पे एक लोन पेयर और यहां पे एक लोन पेयर। दरअसल एक बॉन्ड जो बनता है वो कोऑर्डिनेट बनता है। तो सुनना जरा गौर से, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन सीओ इज 1। टोटल नंबर पूछ रहा है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर अगर देखोगे तो कार्बन के पास 1 होता है, एक ऑक्सीजन के पास होता है। तो आप आंसर बताइए कितना हुआ? 1 हुआ या 2 हुआ? तो आंसर है 2। आंसर क्या हो गया? 2। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन सीओ इज 1। आंसर क्या है? ये 1। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। कितने होते हैं टोटल लोन पेयर? 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन एटम लिखता तो 1 1 होता। ठीक है, आगे आते हैं, अगला सवाल। कह रहा है BCl2 SF6 PCl5 NO2 आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। कहने का मतलब क्या है? देखो अगर BCl2 को अगर आप देखोगे तो BCl2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको? तो ये रहा B, ये क्या रहा? Cl, ये रहा BCl2। ये जरा गौर से देखो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी खंगालोगे तब जाके आपको पता चलेगा, है ना। तो यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे BCl2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, यहां पे 2 2 4, 2 2 4, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो क्या ये हाइपोवैलेंट स्पीसीज हुई या नहीं हुई? मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होता है उसे हम कहते हैं हाइपोवैलेंट। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोवैलेंट। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट। ठीक है, हाइपोवैलेंट। आ जाओ SF6 के अंदर देखो, तो SF6 के अंदर देखोगे तो SF6 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे? तो 12 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे? 12। और जिसमें 8 से ज्यादा आता है उसे हम कहते हैं हाइपर। क्या कहते हैं? बोलो बेटा, हाइपर कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर कहते हैं। तो ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हो गया? हाइपर वैलेंट। क्या हो गया? हाइपर वैलेंट। क्या ये भी एक्सेप्शन है? यस। हाइपो, हाइपर, ऑड, तीनों तरह की अगर हाइपोवैलेंट स्पीसीज आ गई जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्सेप्शन है। 8 से ज्यादा आ गया मतलब हाइपरवैलेंट, वो भी एक्सेप्शन है। अगर मान लो किसी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन मतलब एक अनपेयर्ड बच जाए तो भी वो क्या होता है आपका? तो भी आप ये मान के चलेंगे वो एक्सेप्शन होगा। किसका? ऑक्टेट रूल का। जैसे अगला एग्जांपल दिया उसने PCl5। देख बेटा PCl5 की जब तू बात करता है तो PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो PCl5 में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे सर? देखो 5 बॉन्ड है Cl के। यस सर। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या है? हाइपरवैलेंट स्पीसीज है। कौन सा है? हाइपरवैलेंट। कौन सा है? हाइपरवैलेंट। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? हाइपो हो, हाइपर हो या ऑड हो? हाइपो, हाइपर, ऑड। समझ रहे हो मेरी बात को? आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर कब कराओगे? अच्छा, कोऑर्डिनेशन चैप्टर मेरा आने वाला है स्मार्ट वन शॉट में, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ठीक है, अभी इस वीक आ रहा है, फ्राइडे को पीरियोडिक टेबल आ रहा है ना। इधर देखो यहां पे कितना हो गया? 2 4 6 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये हाइपरवैलेंट हो गया। आ जाओ NO2 के बारे में। NO2 के बारे में देखो, ये खास बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। NO2 के बारे में अभी हम इसके बारे में और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन NO2 को स्पेशल ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। NO2 में क्या होता है मेरे भाई? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4
5। मान लो एक के जरिए इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, 2 के जरिए इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए या नहीं बच गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और एक्सेप्शन कौन कौन होता है, तो एक्सेप्शन होता है हाइपो, एक्सेप्शन होता है हाइपर, एक्सेप्शन होता है ऑड इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन होता है हाइपो, एक्सेप्शन होता है हाइपर, एक्सेप्शन होता है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो BCl2, SF6, PCl5, NO2 आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। यस, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है ये भाई, ये सही है, 100% सही है। ठीक है, अगला सवाल है, ऑक्टेट रूल डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यस, ऑक्टेट रूल के जरिए आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप नहीं पता कर सकते। एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान जो कह लीजिए। अगर हम बात करें गाइस, सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बेटा मैं FYQs करा रहा हूं, और FYQs में आज केमिकल बॉन्डिंग का कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड वाला पोर्शन है। ठीक है, इधर देखो, तो ऑक्टेट रूल डज नॉट अकाउंट फॉर, यस ये याद रखिएगा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल को कभी भी ऑक्टेट रूल नहीं बताता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को कभी भी ऑक्टेट रूल नहीं बताता है। यस, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में अगली बात क्या लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है वो गौर से सुनिए। कहता क्या है, ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। ऑब्वियस है, ऑक्टेट रूल शेप के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, तो अगर शेप के बारे में आप प्रेडिक्शंस नहीं लगा सकते तो आप उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी और उसकी एनर्जी के बारे में अंदाजा कहां से लगाएंगे। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, octet rule does not explain the relative stability of the molecule being totally silent about energy of a molecule। different structure बनाते हो तो different एनर्जीज का पता चलता है ना। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल जो है, जब वो शेप के बारे में ही नहीं बता रहा है, तो आप यहां पे अगली लाइन पढ़िएगा, ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन, शेप के बारे में बताएगा नहीं, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ शेप के बारे में भी बता नहीं पाएगा, और उसके बारे में नहीं बता पाएगा तो एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को देख के हम अंदाजा लगाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट। इसीलिए वो रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए एनर्जी के मामले में वो एकदम चुप रहता है, एनर्जी के मामले में वो कुछ नहीं बोलता है। तो इसीलिए लिखती है एनसीईआरटी, बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या लिखा बोल बेटा, कि ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। आई कैन बेट बेटा कि वाईटी के ऊपर इतने अच्छे कंटेंट, जहां पे आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, जहां पे आपको कंटेंट कराया जा रहा है। जो बच्चा, मैं आपको एक बात बताऊं कि लास्ट ईयर नीट दे चुका है या फिर 3-4 वर्षों का उसको एक्सपीरियंस है, तो उसको पता है कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी की किस लाइन में वो जाके फंसता है। एक अच्छे बच्चे को हमेशा पता होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैं लिख के आपको करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को एकदम ध्यान से कीजिएगा। अगर आप कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सवाल जो एनसीईआरटी में जहां पे आप जाके रुक जाते हो ना, रुकोगे नहीं, है ना। तो यहां पे जरा गौर से देखो, कह रहे हैं ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल being totally silent about energy of a molecule। yes, this is your correct statement। octet rule ना तो शेप के बारे में बताता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताता है, ऊपर अभी बोला। octet rule क्या रिलेटिव स्टेबिलिटी बताता है? नहीं। क्या octet rule एनर्जी के बारे में कोई बात करता है? आंसर है नहीं। ठीक है, क्लियर रहना ये तीनों बातें। ठीक है, अगला आते हैं। अब हम आते हैं दूसरे तरह के सवाल में। हो सकता है वो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ के सवाल दे दें, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में बोला गया है कि HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया। मेरे भाई, आपको बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। आपको पता है कि ये रहा HF, ये रहा आपका HCl, ये रहा HBr और ये रहा HI। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है मेरे भाई, ये फिफ्थ पीरियड का है। और हाइड्रोजन सब में क्या है बोलो जल्दी? कांस्टेंट है। हाइड्रोजन सब में क्या है? कांस्टेंट। आप सब लोगों को पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी उसकी बॉन्ड की मजबूती सबसे कम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? HF, देन क्या हो जाएगा? HCl, देन क्या हो जाएगा? HBr, देन क्या हो जाएगा? HI। हाँ या ना? अब आपको पता है बेटा कि ये देखो, ये तो ये वाला कांस्टेंट है, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, मतलब ये छोटू, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये बहुत बड़ा, है ना। अब सुनना जरा गौर से, होगा क्या
कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन तो सब में कांस्टेंट है, हाइड्रोजन तो सब में कांस्टेंट है भाई, हाइड्रोजन तो सब में कांस्टेंट है। अब देखो एक बारी हाइड्रोजन से ये जुड़ा, सपोज करना हाइड्रोजन से एक बारी ये जुड़ा है ना, हाइड्रोजन से ये जुड़ा, ये वाला देखो, ये वाला, एक मिनट, हाइड्रोजन से एक बारी मान लो लेट सपोज ये जुड़ा, एक बारी ये जुड़ा, एक बारी ये जुड़ा, एक बारी ये जुड़ा, लेंथ कहां बड़ी आएगी सर? जहां पे साइज बड़ी है वहां पे लेंथ बड़ी आएगी, और लेंथ बड़ी कहां आएगी? HI के अंदर आएगी। यानी जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर बोलूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? HF का सबसे ज्यादा, देन HCl, देन HBr, देन HI। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा मेरे भाई सबसे ज्यादा HI, देन क्या हो जाएगा? HBr, देन क्या हो जाएगा? HCl, देन क्या हो जाएगा? HF। ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। हो सकता है वो बॉन्ड लेंथ पूछ ले या हो सकता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले। समझ रहे हो मेरी बात को? अगला सवाल है, अगला सवाल, ठीक है। H2O, H2S, H2SC, H2T। सिंपल सी बात है, नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, बॉन्ड की मजबूती घटेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा H2O, H2S, H2SC एंड H2T। अगले वाले क्वेश्चन में इसको हम कहते हैं मेथेन, इसको हम कहते हैं सीलेन, इसे हम कहते हैं जर्मेन। अब सुनना जरा गौर से, हमसे पूछ रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जैसे जैसे आगे जाओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, तो बॉन्ड की मजबूती घटेगी। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर यहां देखोगे सबसे ज्यादा मेथेन, देन सीलेन, देन क्या हो जाएगा? जर्मेन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगला सुनना कि इसके अंदर हो सकता है आपसे थर्मल स्टेबिलिटी भी पूछ ले। क्या पूछ ले? थर्मल स्टेबिलिटी। मेरे भाई एक बात याद रखना, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का साइज है उसका जस्ट अपोजिट क्या आ रहा है? आपका बॉन्ड लेंथ आ रहा है। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का साइज है उसका जस्ट उल्टा क्या आ रहा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रहा है। लेकिन गलती से वो तुमको थर्मल स्टेबिलिटी दे देता है। क्या दे देता है? थर्मल स्टेबिलिटी। क्या दे देता है? बोल बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी। ये दे देता है थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी गलती से दे देता है। आज डेट है आपकी 2 अप्रैल 2025। ठीक है, अभी से आपका जो एग्जाम है वो मैक्सिमम 30 दिन बस बचा हुआ है। तो दोस्त 30 दिन पहले आपको ये सारी चीजें कराई जा रही हैं, प्लीज इसको करके जाइए, बहुत एग्जाम में फायदा मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। सवाल बने ना बने, लेकिन आपको मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि सवाल यहां से डायरेक्ट फंसेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं सवाल बने ना बने, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी दोस्त। ठीक है, तो ये देखो थर्मल स्टेबिलिटी, तो याद रखना कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। क्या बोला मैंने? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो ये लाइन मेरी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, 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 का ऑर्डर होता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, एड्स आ जाते हैं अब यार, उसके लिए तो क्या ही करें, YouTube प्रीमियम ले लो। यहां पे देखो F2Cl2 Br2 और I2, इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ है। अब देखो ये मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको देख के लगेगा कि F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2 मैं कर देता हूं, लेकिन आप गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो ये सुनो। होता क्या है बेटा, यहां पे लॉजिक बता देता हूं। सेकेंड पीरियड वाला सेकेंड पीरियड वाले पे डोमिनेट कौन कर जाता है? सेकेंड पीरियड वाले पे थर्ड पीरियड वाला डोमिनेट कर जाता है। कब डोमिनेट कर जाता है? सेकेंड पीरियड वाले पे थर्ड पीरियड वाला डोमिनेट कर जाता है। कब? जब लोन पेयर प्रेजेंट हो तब, जब लोन पेयर प्रेजेंट हो तब, जब लोन पेयर प्रेजेंट हो तब, जब लोन पेयर प्रेजेंट हो, जब लोन पेयर प्रेजेंट हो तब।
सेकंड थर्ड पीरियड वाला डोमिनेट कर जाता है सेकंड पीरियड पे। सर किस में डोमिनेट करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ में डोमिनेट करता है। किस में डोमिनेट करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ में। किस में डोमिनेट करता है? बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा Cl2, देन कौन आ जाएगा? F2, देन कौन आ जाएगा? Br2, देन कौन आ जाएगा? I2। समझ रहे हो मेरी बात को? Cl2 देन F2 देन Br2 देन I2। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम आपसे बात करें कि यहां पे क्या ऑर्डर हो जाएगा, डेट इज Cl2 देन F2 देन Br2 देन I2। सॉरी एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने। Cl2, सॉरी ऐसे सोचो, F2 की जगह कौन ले रहा है? Cl2। Cl2 की जगह कौन लेगा? Br2। और Br2 की जगह कौन आता है? F2। और सबसे लास्ट में कौन आता है? I2। Cl2 की जगह F2 की जगह Cl2, Cl2 की जगह Br2, Br2 की जगह F2 को रखेंगे, है ना? फिर से सुनना, F2 की जगह Cl2 आ गया, उसके बाद Cl2 की जगह Br2 आ गया, Br2 की जगह F2 आता है, लास्ट में कौन आता है? I2। तो आंसर क्या हो जाएगा? Cl2 Br2 देन F2 देन I2 हो जाएगा। ये वाला सवाल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, सल्फर सल्फर है। देखो भाई, इसके पास भी लोन पेयर होता है ना? एक नहीं दो लोन पेयर होते हैं, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। यहां पे भी अगर हम बात करें तो यहां कितने लोन पेयर होते हैं मेरे भाई? दो लोन पेयर होते हैं। मैंने कहा थर्ड पीरियड वाला सेकंड पीरियड वाले पे भारी पड़ेगा, कब? जब लोन पेयर प्रेजेंट हो तब। तो यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरे भाई सल्फर की ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं, ये ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं ये बात कर रहा हूं, याद रखिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अगले वाले में आ जाओ, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर, फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर। अब मुझे बताओ, थर्ड पीरियड वाले का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेकंड पीरियड वाले से ज्यादा होता है कब? जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तब। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फास्फोरस फास्फोरस। कार्बन कार्बन है, सिलिकॉन सिलिकॉन है। अब देखो, क्या थर्ड पीरियड वाला डोमिनेट करेगा सेकंड पीरियड पे? यस। कब करेगा? जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा। मैं कह रहा हूं कि ना कार्बन के पास यहां कोई लोन पेयर नहीं होता है, नो लोन पेयर। सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, नो लोन पेयर। तो अब बताओ, अब क्या डोमिनेट करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। थर्ड पीरियड वाला सेकंड पीरियड वाले पे डोमिनेट करता है, लेकिन कब करता है? जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तब डोमिनेट करता है। यानी कि यहां पे नो लोन पेयर। तो अब कैसे चेक करें सर? तो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मेरे भाई? साइज होता है। क्या होता है? साइज होता है। तो अब देखो, साइज कौन सा है? ये कौन से पीरियड का? सेकंड। ये कौन से पीरियड का? थर्ड। साइज है बड़ी, बॉन्ड की मजबूती घटी, साइज बड़ी, बॉन्ड की मजबूती घटी, यानी बॉन्ड की मजबूती किसमें होगी? कार्बन कार्बन में होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर क्लियर है भाई? तो ये याद रखिएगा, इनमें से कोई भी सवाल वो आपको बना के दे सकता है। इसका रीजन पूछे तो इसका रीजन होता है भाई लोन पेयर का प्रेजेंट होना, लोन पेयर का प्रेजेंट होना। तो हो सकता है ये दूसरे टाइप के सवाल में से कोई एक सवाल पूछ लिया जाए। एक सवाल मैं यहां पे मार्क करना चाहता हूं, सुन लीजिए ढंग से बेटा। एक स्पेशल केस में मार्क करना चाहता हूं जो आपको याद रखना थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा। स्पेशल केस ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, फास्फोरस फास्फोरस है, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, फास्फोरस फास्फोरस है। मेरा पहला सवाल कि बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? आप कहोगे सर अगर ये ए है और अगर ये बी है तो आप कहोगे कि सर बॉन्ड की मजबूती, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, फास्फोरस के पास लोन पेयर, फास्फोरस के पास लोन पेयर। यस सर। आप ही ने बताया कि ये थर्ड पीरियड का है। यस सर। ये कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। अब हमें पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ऐसा होगा। तो यानी अगर ये ए है और अगर ये बी है तो बॉन्ड की मजबूती किसकी ज्यादा होगी? सर थर्ड वाले की। यानी बॉन्ड की मजबूती किसकी ज्यादा होगी? बोलो बेटा। तो बॉन्ड की मजबूती ज्यादा हमेशा किसकी होगी? अगर मैं आपसे बोलूं बॉन्ड की मजबूती किसकी ज्यादा होगी तो बी की ज्यादा होगी ए से। ये बी है, ठीक है, बी की ज्यादा होगी ए से। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि बॉन्ड लेंथ के बारे में बताइए। बॉन्ड लेंथ आपको देख के लगेगा बेटा, देख के लगेगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो उल्टा साइन होता है। कई लोग रट के बैठे होते हैं, यहां पे एकदम से मतलब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। कैसे? नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड का तो इन दोनों की साइज है छोटी छोटी, ठीक है, ये सेकंड पीरियड का है तो इन दोनों की साइज है छोटी छोटी, इनके न्यूक्लियस की दूरी मान लो डी है। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की तो ये थर्ड पीरियड का है तो इनकी साइज है बड़ी बड़ी, तो इनके न्यूक्लियस की दूरी भी डी डैश है, ठीक है। अब बताओ डी बड़ा या डी डैश बड़ा? तो ऑब्वियस है सर डी डैश क्या है? बड़ा है कंपेयर टू डी। यानी कि
इस अगर हम बात करें फास्फोरस की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड की मजबूती भी कम होगी। तो याद रखिएगा यहां पे B इज ग्रेटर देन A, ये चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो चाहे बॉन्ड लेंथ हो, ये दोनों जगह पे ये आंसर वैलिड है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है मेरे भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये आपको एक तो ध्यान रखना है, एक केस तो आपको ये ध्यान रखना है और एक केस आपको ये ध्यान रखना है। क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दे दिया। ओ भाई एक नहीं दो दो लोन पेयर। सल्फर, सल्फर दे दिया मेरे भाई, सल्फर के पास एक नहीं दो दो लोन पेयर देखने को मिलते हैं। अब दो दो लोन पेयर अगर देखने को मिलते हैं, एक बात सोच के मुझे बताइए, पहला सवाल हमसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए ये बी है, हमसे सवाल पूछा गया कि बताइए कौन से बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होगी। तो मेरे भाई थर्ड पीरियड वाले होते हैं इनके बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होती है, बी इज मोर मजबूत देन ए। ठीक है, दूसरा सवाल अगले ने फेंका कि बॉन्ड लेंथ बताओ, तो भाई यहां पे बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा आएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। याद रखिएगा बी डोमिनेट करेगा दोनों जगह, बी दोनों जगह डोमिनेट करेगा मेरे भाई, बी दोनों जगह डोमिनेट करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ दोनों जगह में अगर मैं बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बी की ज्यादा आएगी ए के कंपैरिजन में, बॉन्ड लेंथ बी की ज्यादा आएगी ए के कंपैरिजन में। क्या ये बात क्लियर है? तो ये दोनों एक अच्छे सवालों की कैटेगरी में आते हैं, इनको प्लीज ध्यान रखिएगा, इनको बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड। देखो पहली चीज ये समझो, पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में केवल कौन कौन इन्वॉल्व होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, कौन पार्टिसिपेट करता है? सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। अब देखो SO2 है, SO2 की अगर हम बात करते हैं तो SO2 में देखो जरा गौर से, SO2 का स्ट्रक्चर, सल्फर के पास लोन पेयर, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें SO3 तो SO3 होता है S डबल बॉन्ड O SO3। H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो H2SO4 में S डबल बॉन्ड O, ये क्या है OH, ये क्या है OH, ये हो गया H2SO4, ये क्या हो गया H2SO4। आगे अगर हम बात करें XeO3 तो XeO3 का मतलब क्या हो गया? तो XeO3 का मतलब हो गया डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ गया मेरे भाई? डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। अब गौर से सुनिएगा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा प्लस लोन पेयर। एक बात तो, कितने सिग्मा है सर? एक सिग्मा, सर दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक क्या है? लोन पेयर। यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? तो दो, यहां पे दो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, नंबर कितना आ गया? 3। नंबर कितना आ गया? 3 इसके लिए है ना। 3 का मतलब क्या हो गया? एक S एक P, इसके पास देखो ये सल्फर थर्ड पीरियड का है, कितने ऑर्बिटल होंगे? S एक ऑर्बिटल, P के कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। बचे हुए किसके ऑर्बिटल होंगे? D के। किसके होंगे? D के। कितने होंगे? 5। मान लो इसमें से sp2 चला गया, कहां चला गया? इस सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए और इस लोन पेयर को रखने के लिए। यस सर बिल्कुल सही बात है, sp2 चला गया। तो अब एक बात बताओ, बचा क्या? पाई बॉन्ड बचा। कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। तो एक पाई बॉन्ड को बनाने के लिए सल्फर किसका उपयोग करेगा? P का, हाँ या ना? और एक बात समझना, ये P का उपयोग करेगा और दूसरे पाई बॉन्ड को बनाने के लिए मेरे भाई किसका उपयोग करेगा? D ऑर्बिटल, क्योंकि P भी खत्म हो गया तो किसका उपयोग करना पड़ेगा? D। अब सोचो, इसका नाम, ये तो सेकंड पीरियड का है और सेकंड पीरियड वालों के पास D नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो ये तो नाम बन गया P पाई। वो हमसे क्या पूछ रहा है? D पाई P पाई का नंबर बताओ। तो एक P पाई है, उससे मतलब ही नहीं है। एक कौन सा बॉन्ड है? D पाई P पाई है, तो इसके अंदर बताना है कि कितने D पाई P पाई हैं। तो एक है, ठीक है, कितने हैं? एक। आंसर क्या हो जाएगा? एक P पाई D पाई होगा इसके अंदर, ठीक है, एक होगा इसके अंदर, एक होगा। ठीक है, आगे आ जाओ अगले सवाल में।
देखो यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, ठीक है। तो 3 सिग्मा के लिए तो ये मान लो ये 3 ऑर्बिटल चले गए, एक एस, एक पी, एक पी, 3 चले गए, बचा क्या? तो 3 पाई बचे। 3 पाई को बचाने के लिए अब क्या करेगा? अब ये यूज करेगा, एक पाई को बनाने के लिए पी ऑर्बिटल का उपयोग करेगा। हाँ, एक बॉन्ड बनाने के लिए पाई बॉन्ड, ये किसका उपयोग करेगा? पी का। बचे हुए 2 को बनाने के लिए किसका उपयोग करेगा? डी का। किसका उपयोग करेगा मेरे भाई? डी का। किसका उपयोग करेगा? डी का। ऑक्सीजन के पास तुमको पता है कि पी ऑर्बिटल होता है, तो यहां बनेगा पी पाई, यहां बनेगा डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा, और यहां क्या बनेगा? डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से मेरी बात को सुनना, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। सवाल अगर अगले ने पूछा कि बताओ इसके अंदर कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो आंसर कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी यहां पे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 2। आ जाओ H2SO4 में, H2SO4 में, H2SO4 में, ये देखो भाई H2SO4 में देखोगे तो 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बनाने के लिए इसने 1 एस 3 पी सबका उपयोग कर डाला। अब जितने पाई बनेंगे, अब जितने पाई बनेंगे, अब जितने पाई बनेंगे उनको बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा मेरे भाई? डी का उपयोग। तो यानी कि इसके पास ऊपर वाला बॉन्ड भी डी पाई पी पाई है, नीचे वाला बॉन्ड भी डी पाई पी पाई है। सर आप कितनी आसानी से कैसे लिख दे रहे हो कि ऑक्सीजन के पास केवल पी ही होगा? अरे भाई ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट कंटेन या डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल, ठीक है, उनके पास डी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आओ इधर आओ, यहां पे देखो ये क्या है, ये क्या है? ये है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है? लोन पेयर। कितना हो गया? 1 2 3 1 4, यानी 4 ऑर्बिटल तो चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे देखो 1 एस पी 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 डी 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 डी, ठीक है, 1 एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल। अब सुनना, इसमें से sp3 इसने खर्च कर दिया। कहां खर्च कर दिया सर? sp3 इसने खर्च कर दिया कहां पे? sp3 इसने खर्च कर दिया कहां? खर्च कर दिया सिग्मा प्लस लोन पेयर के ऊपर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बचे क्या इसके पास? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तीनों पाई को बनाने के लिए अब क्या यूज करना पड़ेगा? 1 डी, 2 डी, 3 डी। तो इसके पास क्या होता है मेरे भाई? 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड होते हैं, इसके पास 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड होते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात एक बारी सबको क्लियर? एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए यस सर यहां तक की बातें क्लियर हैं, यहां तक की बातें क्लियर हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में हो सकता है कोई भी सवाल यहां पे फंस जाए आपसे, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए 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 चलिए, ये बात हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे टाइप के क्वेश्चन पे। कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कह रहा है बॉन्ड एंगल इन NO2 इज 117 डिग्री। सुनो, देखो मैं तुमको एक सिंपल सा सवाल बताता हूं, एक सिंपल सा सवाल ये सुनना कि जो नाइट्रोजन होता है N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये होता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। कैसा होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या होता है? sp2, ठीक है। बॉन्ड एंगल होता है 134 डिग्री। कितना? 134 डिग्री। ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक वेपर। ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर होता है मेरे भाई। कैसा होता है? ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर। कह रहा है 117 डिग्री बॉन्ड एंगल, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें यहां पे कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO2 इज sp2, यस। और तो और साथ में ये कैसा होता है? बेंट शेप का होता है। कैसा होता है? बेंट शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है? और एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक गैस। कैसी गैस होती है? एसिडिक गैस होती है। तो sp2 है, यस इट इज ट्रू। कह रहा है बोथ द बॉन्ड लेंथ इन NO2 इज इक्वल, ठीक है। बोथ द बॉन्ड लेंथ इन NO2 इज इक्वल। NO2 में दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं ड्यू टू रेजो। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजो, ड्यू टू रेजो। बोथ द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बोथ द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती है मेरे भाई? इक्वल होती हैं। तो यस इट इज ऑल्सो ट्रू। अगला कहता है px ओवरलैप py टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड।
अब देखो px की py के साथ बात कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, px की py के साथ। तो जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे px का py के साथ बात कर रहा है मेरे भाई, तो px जो होता है वो py के साथ अगर टकराएगा तो क्या, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, लेट सपोज दैट अगर px py के साथ टकरा रहा है, ठीक है, चाहे इस एक्सिस पे चाहे इस एक्सिस पे, समझ रहा हो मेरी बात को। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किससे टकरा रहा है, नोड से, और नोड से टकरा रहा है तो क्या पाई बनेगा क्या, तो आंसर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। अगला देखो, कह रहा है py एंड py कैन ओवरलैप ओनली ऑन z एक्सिस टू फॉर्म पाई बॉन्ड। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज ये py है, लेट सपोज ये py है, ये भी py है। अब py अगर z एक्सिस पे मिलते हैं, py अगर z एक्सिस पे मिलते हैं तो बाइलोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, बाइलोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ऊपर से दो लोब मिल रहे हैं, नीचे से दो लोब, और दो लोब जब मिलते हैं, दो लोब जब मिलते हैं तो हमेशा क्या बनता है मेरे भाई, पाई बनता है। कोलैटरल ओवरलैपिंग इसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ई वाला स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर ऑर्बिटल। जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं, प्योर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है क्या बनाने में, बॉन्ड बनाने में और बॉन्ड को मजबूती देने में। रीजन क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है बेटा ये डायरेक्शनल होता है। ये कैसा होता है, डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल चीजें बॉन्ड को मजबूती देने का काम करती हैं, डायरेक्शनल चीजें बॉन्ड को मजबूती देने का काम करती हैं। तो कभी एनसीईआरटी की ये लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल चूंकि डायरेक्शनल है, इसलिए डायरेक्शनल चीजें बॉन्ड को मजबूती देने का काम करती हैं। इस वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चलिए 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 चलिए, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। अगला वा मजबूरी नु आन जान दी पसूरी नु। समझ रहा मेरी बात को। सर यार क्वेश्चन इस चैप्टर के गलत हो जाते हैं, सब करा देंगे भाई, सब करा देंगे। अभी तो दूसरा पार्ट चल रहा है, पहला पार्ट देखो, दूसरा पार्ट देखो, और कहो सर कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है। मतलब जिस बच्चे ने देख लिया ना वो कहेगा सर पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपने काम किया है, ठीक है। एनीवे आओ इधर आओ। The orbital undergoes hybridization should not have almost equal energy। गलत लाइन है बेटा, हाइब्रिडाइज होने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी गैप जो होने चाहिए वो बहुत मिनिमम होने चाहिए या ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। वो ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होते हैं जिनका एनर्जी गैप हमेशा क्या होता है, कम होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर द ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, लेकिन यहां पे क्या लिख दिया, शुड नॉट। नॉट का मतलब ये गलत हो गया मेरे भाई, नॉट का मतलब ये गलत हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ रहे हो मेरी बात को। नॉट नहीं होना चाहिए था, शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए थी। अगली बात लिखता है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन बोलो या एक्साइटेशन बोलो, तो सर आपने प्रमोशन क्यों लिखा, आप एक्साइटेशन बोल सकते थे। एक्साइटेशन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बार सुना है बेटा, एनसीईआरटी लेकिन प्रमोशन लिखती है, इसलिए प्रमोशन लिखना पड़ा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये देखना, प्रमोशन और एक्साइटेशन, कुछ भी कह लो, प्रमोशन और एक्साइटेशन, प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। कॉपी की छत पे ये बात कहीं लिख भी लो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। सर क्वेश्चन टेस्ट सेम पूछ रहा है, आप जो मार्क करा रहे हैं। हाँ, तो टेस्ट जो भी स्टैंडर्ड पेपर आप सॉल्व करोगे आपको सारी लाइन मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं गारंटी देता हूं कि तुम जितने भी नेशनल ब्रांड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पेपर जहां कहीं भी आप पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं, गारंटी मैं देता हूं आपके सवाल नहीं गलत होंगे, और गलत हो रहे हैं तो मिनिमाइज हो जाएंगे। समझ रहे हो, स्पेशली जितना पोर्शन मैं करा दे रहा हूं, है ना। तो इधर देखो, प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मेरे भाई, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। फिर से आई रिपीट माय स्टेटमेंट, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनना मेरी बात को, कि अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। इसीलिए
प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, इज नॉट जरूरी कंडीशन, इज नॉट इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। कोई बोले मां कसम बता रहा हूं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, कहना घोंचू इधर आओ, एक झापड़ मार के भगा देना, भाग गधा कहीं का। और हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है कि इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज होता है बे? तो फिर वो बोलेगा कि नहीं 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 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है, तो कहना फिर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से घुसा ले गए उसमें? अरे खाली ऑर्बिटल हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, कोई ऑर्बिटल हो भाई, सब हाइब्रिडाइज कर सकता है। बस एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? इक्वल। एनर्जी गैप शुड ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो याद रखना प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन का लेना देना वो हाइब्रिडाइज करता है, वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करता है, तो ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर मान लो 4 प्योर ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितना प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो एनर्जी में और शेप में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। एनर्जी में, शेप में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, एनर्जी में, शेप में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा क्या, कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। यस ट्रू, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखो, It is necessary that half filled orbital participate in hybridization। अरे भाई नेसेसरी छोड़ो, हाफ फिल्ड हो, फुलफिल्ड हो, वेकेंट हो, all orbital can hybridize, 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 all orbital can hybridize। या तो वो फुलफिल्ड हो, या तो वो फुलफिल्ड हो, या तो वो हाफ फिल्ड हो, या तो वो हाफ फिल्ड हो, या फिर वो वेकेंट हो। कोई भी ऑर्बिटल ले लो मेरे भाई, वेकेंट हो, वेकेंट हो, समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी ऑर्बिटल अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी ऑर्बिटल, ठीक है? तीनों ऑर्बिटल में से अगर मैं आपसे बात करता हूं, पहली चीज अगर हम बात करें कि या तो वो फुलफिल्ड हो, या तो हाफ फिल्ड हो, या वेकेंट हो, तीनों में से कोई ऑर्बिटल है वो तीनों हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। यस, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। यस, ये ट्रू है। अगला कह रहा है डाइपोल मूवमेंट ऑफ SO2 इज 0। किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर एक लोन पेयर दिख जाए, अगर एक लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए, तो उसका डाइपोल मूवमेंट कभी 0 नहीं होता है बाबू। कभी भी कभी भी कभी भी कभी कभी भी याद रखिएगा, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए, सिर्फ एक लोन पेयर, तो उसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता है। सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए, सिर्फ एक लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर हो तो डाइपोल मूवमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। एक लोन पेयर कभी भी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं हो सकता। और SO2 के बारे में मैंने अभी आपको बताया, SO2 के बारे में अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई, SO2 के बारे में, SO2 के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये बताओ इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और किसी के पास अगर एक लोन पेयर दिख गया मतलब कि वो कभी भी उसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरे भाई, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अगला क्या लिखता है, नॉन पोलर मतलब जो पोलर नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन हैव पोलर बॉन्ड। अरे बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बाद, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या पोलर बॉन्ड होता है? यस, आओ दिखाता हूं कैसे। ये देखो, अगर आप देखोगे, मैं तुमसे सिंपल सी बात करता हूं भाई, मैं तुमसे सिंपल सी बात करता हूं, ये मुझे सोच के बताना। अगर मैं तुमसे बोलता हूं ये रहा CO2, क्या रहा CO2, ये देखना जरा गौर से, ये CO2 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, कार्बन की है 2.5। क्या ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा? यस खींचेगा। क्या ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा? यस सर। तो यहां एक बात बताओ, यहां एक बात मुझे बताओ, यहां पे एक बात बताओ, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, तो क्या एक बात मुझे बताओ, क्या ये भी खींचेगा? यस। तो यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। अब सोच के बताओ क्या ये पोलर बॉन्ड है या नहीं है, ये सोच के बताओ। ये कैसा बॉन्ड है? पोलर। ये कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है? पोलर। ये वाला बॉन्ड कैसा है? तो ये भी कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। कैसा है? पोलर बॉन्ड। तो ये कह रहा है अगर ओवरऑल देखोगे तो ये इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है, ये इसको कैंसिल आउट। मान लो ये μ1 है, मान लो ये μ2 है,
तो म्यू वन म्यू टू को कैंसिल कर रहा है। अगर कैंसिल कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल तो कैसा है, नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल तो कैसा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव पोलर बॉन्ड, 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 ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव पोलर बॉन्ड। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें सर, अच्छा, इट इज नेसेसरी दैट ओनली, यस ओनली लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इट इज नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, नहीं, ऑल ऑर्बिटल कैन हाइब्रिडाइज, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड वेकेंट, यहां ओनली लिख दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। यस सही बोला बेटा, सही बोला, ये फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, हाँ अब है ना एकदम सही बोला है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, समझ रहा मेरी बात को सर? अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो मार्क कर रहे हैं वहीं से क्वेश्चन ना पूछ दे नीट वाला, क्योंकि अभी तक 14 फुल मॉक टेस्ट दे चुका हूं और इनऑर्गेनिक में 13 सही हो जाता है, वही 1-2 AR में चला जाता है, ठीक है, कोई ना, नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन हैव पोलर बॉन्ड, यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। कह रहा है PCl3F2 एंड PCl2F3 आर नॉन पोलर। अब जरा गौर से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, PCl3F2, PCl3F2, देखो ये रहा P, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा F और ये रहा F, ये ऊपर जितना खींचेगा ये नीचे उतना खींचेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और यहां पे 3 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे, 3 वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे, 3 वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे, 120 डिग्री के एंगल पे, 120 डिग्री के एंगल पे 3 वेक्टर होते हैं, 3 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे, 120 डिग्री के एंगल पे। तो इनका म्यू कितना हो जाता है, म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाता है। 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब अगली बात सुनना, अगली बात सुनना, अगर हमको क्या दे देता है, हमको दे देता है P, ये दे दिया Cl, ये क्या दे दिया Cl, एक Cl, ये 2 Cl। अब यहां पे जरा गौर सुनना, 3 फ्लोरीन दे देता है, 3 फ्लोरीन, चलो माना ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा, लेट सपोज, लेकिन क्या 3 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के बन रहे हैं? तो आंसर है नहीं। कैसे नहीं बन रहे हैं, ये देखो, ये 2 वेक्टर तो ठीक है, 2 वेक्टर तक तो काम ठीक है। अगर हम बात करें 2 वेक्टर तक तो काम ठीक है, 2 वेक्टर तक तो काम ठीक है मेरे भाई, 2 वेक्टर तक तो काम ठीक है। एक वेक्टर इसके अंदर अलग है, एक वेक्टर इसके अंदर अलग है, एक वेक्टर इसके अंदर अलग है, तो 3 इक्वल वेक्टर नॉट प्रेजेंट, 3 इक्वल वेक्टर नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, 3 इक्वल वेक्टर नॉट प्रेजेंट, 3 इक्वल वेक्टर एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ये बात कहते हैं तो ये बताइए मुझे, PCl3F2 एंड PCl2F3 आर नॉन पोलर, ये कह रहा है नॉन पोलर होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो, ये फॉल्स है। ये कैसी है, ये क्या कैसी है, फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है H2O हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट एज इट इज बेंट। कभी भी तुमको परमानेंट आए तो कंफ्यूज मत होना, परमानेंट बोलते कि मां कसम खा के बोल रहा हूं, H2O का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बेंट होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो परमानेंट होता है। या फिर वो बोले कि मैं अपने होने वाली की कसम खा के कह रहा हूं कि H2O हैज परमानेंट। अबे परमानेंट का कोई मतलब ही नहीं है, तुम तो इस परमानेंट को एलिमिनेट करो, छोड़ो, परमानेंट पढ़ना ही मत। तुम कह देना H2O के पास डाइपोल मोमेंट है क्योंकि वो बेंट है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब वो मां कसम खा के बोले, अब बीबी कसम खा के बोले, बच्चा की कसम खा के बोले, दादा की कसम खा के बोले, नाना नानी, कह देना H2O बेंट है। पहले ये चेक करो क्या वो पोलर है। तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है। ये अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ, तो ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये हो गया μ3 और ये हो गया μ4। अगर मैं म्यू रिजल्टेंट लिखने जाऊं तो मैं लिख सकता हूं μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस क्या लिख सकता हूं, μ4।
अगर मैं हाइपोथेटिकली ही सही सबकी वैल्यू 1 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 अगर मैं मान लेता हूं तो कितना हो गया 1 2 3 4, यानी म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो वही कह रहा चाहता है कि H2O के पास डाइपोल मूवमेंट है क्योंकि वो बेंट है। हाँ, अगर वो बेंट है तभी तो उसके पास डाइपोल मूवमेंट आ पा रहा है। कितना आ रहा है? अब जो भी आ रहा है XYZ, इसका मतलब म्यू जीरो नहीं है, म्यू नॉन जीरो है। अब वो कहे कि म्यू नॉन जीरो पानी का होता है, वो बेंट होता है, परमानेंट जीरो होता है। मां कसम खा के कह रहा हूं जीरो होता है, दादी की कसम जीरो होता है, नानी की कसम, काका की कसम, एनटीए की कसम, नीट की कसम, फोर्थ फ्लोर की कसम, टी की कसम। तो कुछ भी अगर वो बोलते तुम ये मान लेना परमानेंट को तुम्हें इग्नोर करना। इससे ना तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परमानेंट ये क्या लिखा आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वाटर के पास डाइपोल मूवमेंट है, परमानेंट है, मां कसम खा के कह रहा हूं परमानेंट है, दादी की कसम परमानेंट है, तो इसका कोई लॉजिक थोड़ी होता है। डाइपोल मूवमेंट है क्यों है? क्योंकि वो बेंड शेप का है। यस, ट्रू। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ। 1 dBi is equal to 3.3 into 10 to the power minus 30 कूलाम मीटर। ये बिल्कुल सही बात है, आज तक नहीं पूछा गया है। That doesn't mean कि वो आगे आपसे नहीं पूछ सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि माइट पॉसिबल वो ये सवाल पूछ सकता है, और पूछे ना पूछे आपके टेस्ट सीरीज में जो नंबर, जो गलतियां हो रही हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। इसलिए ये मैंने सवाल करा दिया है, ध्यान रखिएगा। अभी तक नहीं पूछा गया है बट आगे पूछा जा सकता है। तो ये अभी तक हमने कर लिए हैं टोटल कितने पैटर्न के सवाल? तो हमने टोटल कर लिए 4 पैटर्न के सवाल। अब 5वें पैटर्न पे आ जाते हैं, डाइपोल मूवमेंट। लीजिए भाई जी, कह रहा है कंपेयर डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कंपेयर कर दो। आओ भाई मेरे, इसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे ऐसे जोन है जहां पे आपको फंसाया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं डाइपोल मूवमेंट की, तो देख डाइपोल मूवमेंट जीरो कब होता है? अगर तुझे गलती से ज्योमेट्री दिख जाए AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, समझ रहा हूं मेरी बात को? AB4L0, AB5L0, या फिर आपको दिख जाए AB6L0 दिख जाए, है ना, तब डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। लोन पेयर, विदाउट 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 लोन पेयर, ठीक है, विदाउट लोन पेयर, पहला केस ये। दूसरा केस अगर हम बात करते हैं विद लोन पेयर, किसकी बात करते हैं? विद लोन पेयर। किसकी बात करते हैं? विद लोन पेयर, ठीक है। विद लोन पेयर की जब हम बात करते हैं तो विद लोन पेयर वाले केस में समझना AB2L3 और AB4L2 इन्हीं का जीरो होता है। तीसरी बात सुनना, तीसरी बात सुनना, तीसरी बात सुनना। अगर तीन वेक्टर, अगर तीन इक्वल वेक्टर, अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के 120 डिग्री के 120 डिग्री की दूरी पर हो, दूरी पर हो, दूरी पर हो, तब डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। डाइपोल मूवमेंट जीरो कब नहीं होगा? श्योर शॉट, श्योर शॉट कब जीरो नहीं होगा? अगर सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए, अगर सिर्फ एक लोन पेयर दिख जाए, अगर सिर्फ एक लोन पेयर मॉलिक्यूल के पास दिख जाए, अगर सिर्फ एक लोन पेयर मॉलिक्यूल के पास दिख जाए, मॉलिक्यूल के पास दिख जाए, मॉलिक्यूल के पास दिख जाए, अगर सिर्फ एक लोन पेयर मॉलिक्यूल के पास दिख जाए, दिख जाए, तो म्यू 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 नॉन जीरो होगा। ये बात याद रखिएगा, नोट, ये बात याद रखिएगा, नोट, ठीक है। अगर सिर्फ एक लोन पेयर मॉलिक्यूल के पास दिख जाए तो म्यू क्या होगा? नॉन जीरो होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो। NH3 NF3 में देखो तो NH3 का देखो, ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर एक है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। यहां पे देखो एक नाइट्रोजन है, ये रहा लोन पेयर, एक रहा फ्लोरीन, दूसरा रहा फ्लोरीन, तीसरा रहा फ्लोरीन, ठीक है। अब आपको बताना है यहां पे तीनों वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों वेक्टर एक डायरेक्शन में, तीनों क्यों? चारों वेक्टर यहां पे तीन अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप मुझे बताइए ये चारों जुड़ के ज्यादा आएंगे या ये तीन घट के ज्यादा आएगा? तो आंसर है सर चारों जुड़ के ज्यादा आएगा, तो NH3 का NF3 पे ज्यादा हो गया। ऐसे ही OH2 और OF2 में देखोगे तो OH2 और OF2 में वही वाला सीन है। ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इन दोनों का वेक्टर जुड़ रहा है, इन दोनों का वेक्टर जुड़ रहा है, इन दोनों का वेक्टर जुड़ रहा है। और ये क्या है? OF2, ये क्या है? OF2, ये क्या है? OF2। यहां पे ये लोन पेयर, लोन पेयर, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ,
यहां पे देखो क्या हो रहा है, दो एक डायरेक्शन में, दो एक डायरेक्शन में, मतलब दो एक साइड जुड़ रहे हैं, दो एक साइड जुड़ रहे हैं, समझ रहे हो? यहां चारों एक साइड जुड़ रहे हैं, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? H2O का ज्यादा, हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को? अगला देखो, कह रहे NH3 और PH3 में बताइए कि अब बताइए डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियस है NH3 का होगा, कंपेयर करके देख लो। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों कैसे हैं? ऑर्गेनिक है। ये दोनों कैसे हैं? ऑर्गेनिक। और पेपर में कई बार पूछे गए, इनको ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा मेरे भाई, सबसे ज्यादा किसका होता है? CS3। अगर इनमें बात करूं, CS3Cl का होता है, देन उसके बाद CS3F का होता है, देन उसके बाद CS3Br का होता है, देन उसके बाद CS3I का होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्ट याद रखने से ही सवाल बनेगा आपका। ये याद रखो। मैं लॉजिक बता सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लॉजिक बताते हुए चलूं। मेरे पास 1 घंटा 10 मिनट होता है, जिसमें मुझे सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको करानी होती हैं। तो यहां पे सुनिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। समझ आया? ठीक है। नहीं समझ आया रट लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, ठीक है? ऐसे ही दूसरा सवाल जो कंफ्यूजन के तौर पे दे सकता है, CS3Cl, CS3Cl2, उसके बाद CH-Cl3, देन CCl4। सिंपल बात याद रखो, Cl बढ़ेगा, Cl बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा, Cl बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा, Cl बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा। ऑर्डर हो जाएगा ये वाला। ये दोनों मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको दिल में हो तुम, सांसों में तुम, पहली नजर से ही यारा। और इसी के साथ इस चैप्टर के आज लास्ट पड़ाव पे कोवेलेंट अभी तक जितने इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने निपटा दिए हैं। मूविंग टू द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कुछ ट्रू एंड फॉल्स कर लीजिए, बस उसके बाद आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है? सवाल क्या है? आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव शेप एंड डायरेक्शन, हेंस इट डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। सिंपल सी बात है, इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड के लिए एनसीईआरटी लिखती है कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने की वजह से, अब ऑब्वियस है यार, ये मान लो ये केटायन है, ये केटायन है, ये केटायन है, ढंग से सुनना, ये केटायन है। इस केटायन के इर्द गिर्द अगर एनायन यहां छोड़ो, यहां छोड़ो, यहां छोड़ो, यहां छोड़ो, यहां छोड़ो, यहां छोड़ो, कहीं छोड़ोगे मेरे भाई, अट्रैक्शन तो लगाना तय है। अट्रैक्शन तो लगाएगा ही लगाएगा, अट्रैक्शन तो लगाएगा ही लगाएगा, अट्रैक्शन तो लगाएगा ही लगाएगा, अट्रैक्शन तो हर डायरेक्शन से ये लगाएगा। अट्रैक्शन मेरे भाई हर डायरेक्शन से ये लगाता है। याद रखिए कि ये जो है ये हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन लगाता है भाई, ये हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन लगाता है, ये हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन लगाता है, ये हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन लगाता है। और हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन लगाने की वजह से ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव शेप एंड डायरेक्शन, हेंस इट डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। इसलिए ये क्या नहीं दिखाता? आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। तो यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। ये क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है, ठीक है? अगला क्या लिखता है? आयनिक कंपाउंड आर हार्ड सॉलिड। आयनिक कंपाउंड कैसे सॉलिड होते हैं? हार्ड सॉलिड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हार्ड सॉलिड है विथ आयनिक, विथ हार्ड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये गलत हो गया। नो डाउट उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये सही बात है। ये हार्ड सॉलिड होते हैं, सही होता है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये गलत हो गया। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसने क्या बोला? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आर हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड विथ, हार्ड सॉलिड विथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉलिड और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, एक्वस या मोल्टेन होगा, एक्वस या मोल्टेन होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अदरवाइज ये सवाल खट से गलत हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड आर हार्ड सॉलिड विथ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गलत। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? यहां पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सही है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, सही होगा। लेकिन हार्ड सॉलिड लिख के आप ये नहीं लिख सकते कि वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा। हार्ड सॉलिड लिख के मेरे भाई आपको ये बताना पड़ेगा कि वो एक्वस या मोल्टन स्टेट में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया मित्र? ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और ये कोई अर्जी फर्जी क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये अर्जी फर्जी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही मतलब कहा जाए ना उम्दा एक्सपीरियंस से निकाला गया सवाल है, ठीक है?
तो मैं आपको बता दूं कि YouTube पे इस लेवल की चीजें अगर आपको कराई जा रही हैं तो आपको सम्मान करना चाहिए, वरना तो फिर पता है क्या होता है, सवालों के नाम पे लोग PYQs करा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो FYQs कराया जा रहा है, FYQs में जाके देखो कि कितनी गहराई है FYQs के अंदर। ठीक है, और ऐसा अभी हुआ नहीं, FYQs वाली कोई सीरीज नहीं आई है, पहले से मैं बोल के चल रहा हूं एग्जाम के 1 महीने पहले कि एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन जाके देख लेना। मैं तुमको गारंटी देता हूं, मैं तुमको उस टाइम आके नहीं बोलूंगा कि हाँ देखो ये सारी चीजें। एक एक घंटे 10 मिनट का 5 लेक्चर दो, एग्जाम के अंदर सवाल इतने दिखा दूंगा कि भाई देख यहीं से सवाल आया। और 1 महीने पहले बोल के चल रहा हूं, 5 मई 2025 को नीट होना है और आज डेट है 2 अप्रैल। आज आप चेक कर लेना, ठीक है, 2 अप्रैल 2025 को ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जब कभी भी आप वीडियो देखेंगे आप देख लीजिएगा और मैच करा लीजिएगा अपने क्वेश्चंस। ठीक है, आइए इधर आइए, अगला क्या लिखता है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। कह रहा है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय, क्या लिखा हुआ है, quantitative measure of stability of ionic compound, stability of ionic compound, quantitative measure of stability of ionic compound is provided by lattice formation, lattice formation is provided by lattice formation, enthalpy of lattice formation। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना भाई, समझने की। मान लो ये Na+ गैसियस है, ये क्या है, Na+ गैसियस है। ठीक है, ये कंबाइन करता है किसके साथ, Cl- गैसियस के साथ, तो ये क्या बनाता है, NaCl सॉलिड बनाता है, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, दैट इज व्हाट, लैटिस एनर्जी। क्या बोलो बोलो, लैटिस एनर्जी। तो एनसीईआरटी की वो लाइन कहना क्या चाहती है, कह रही है कि क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक विश्लेषण जब करेंगे स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी का, आयनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी का, इज प्रोवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। कह रहा है वो इस एनर्जी से डिसाइड होगा, ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ये एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो यही एनसीईआरटी कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। ये एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन यानी लैटिस एनर्जी, ये बात हमें बताती है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप से कितनी होगी। ठीक है, not simply by achieving the octet of electron around the ionic species। कोई मेटल ये सोचे कि मैं तो इलेक्ट्रॉन देके मैं तो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन गेन कर गया, अब मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हूं, ना भाई ना। एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान ने ये बात क्लियरली कह दी कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, नॉट सिंपली बाय अचीविंग द नोबल गैस और इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन अराउंड द आयनिक स्पीसीज। ये एनसीईआरटी माता रानी का क्लियर कट स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड है, मैं एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं, वापस बता रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन और लैटिस एंथैल्पी, नॉट सिंपली बाय अचीविंग। नॉट सिंपली बाय अचीविंग का मतलब ना कि सिर्फ नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन अराउंड द आयनिक स्पीसीज गेन करने की वजह से किसी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, नॉट सिंपली बाय अचीविंग द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयनिक स्पीसीज। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी की वो टिपिकल बातें जो तुमको फंसाई जा सकती थी, जो जिसमें तुम्हें उलझाया जा सकता था, उस मोह माया से दूर ले जा रहा हूं मित्रों, इसलिए ढंग से एक बारी दबा के लाइक ठोक दो, है ना। इधर आओ मजाक कर रहा था यार, इधर आओ। LiCl is more soluble in ethanol than NaCl is very less soluble in it। कहने का मतलब क्या होता है, सुनिए, आइए देखो। इथेनॉल बोले तो हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सर एग्जाम में टाइम हेल्थ इशू क्यों होता है, ये तो लगा रहेगा, ये जीवन की परंपरा है दोस्त, इसमें तो सबको उलझे रहना है। खैर एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 2 बॉटल रखूं, एक बॉटल में ये भर के रखूं और एक बॉटल में ये भर के रखूं, चलो थोड़ा सा ऑर्गेनिक से इंफॉर्मेशन दो कि पहली वाली बॉटल उठा के पियोगे या दूसरी वाली बॉटल। मान लो एक बॉटल में ये रख दूं और एक बॉटल में ये रख दूं, बताओ कौन सा लेना पसंद करोगे? अगर तुमको थोड़ा सा मजा चाहिए तो कौन सा लेना पसंद करोगे, ये वाला या ये वाला? है दोनों कहने के लिए, मिथाइल अल्कोहल वो इथाइल अल्कोहल, कौन सा लोगे? पहला वाला लोगे या दूसरा वाला लोगे? तो बेटा एक बात मैं बता दे रहा हूं, पहला वाला लोगे तब तो मजा आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को,
कि तब फिर गाना गाओगे, कौन सा गाना गाओगे, वही वाला गाना गाओगे। कौन सा वाला यार, वो एक गाना नहीं आया था, अरे मैं भूल गया यार वो वाला गाना, भूल गया यार वो वाला गाना, लेकिन मुझे याद है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में झूमते पैमानों पे होती हलचल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, परफेक्ट चीज है जो वो लाओ जरा। तो परफेक्ट चीज है इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ लेना, वहां पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, CH3OH जो होता है, वो CH3OH जो होता है वो वुड स्पिरिट होता है, पॉइजनस होता है नेचर में। गलती से भी कोई बोले कि ये लो खंबा, कहना तुम ही थामो इस खंबे को, ठीक है, हमको ये वाला खंबा दो, इसमें ज्यादा मजा आएगा। बोलेगा कौन बताया, मेरा नाम बिल्कुल नहीं लोगे। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, इधर सुनो। LiCl इज मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल, इथेनॉल उसी को कह रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, इथेनॉल इसे ही कह रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जरा गौर से मेरी बात को सुनना। LiCl is more soluble in ethanol and NaCl is very less soluble in it। कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुलता है, ये बात तो सबको पता है। नॉन पोलर में घुलता है, ये भी बात पता है। पोलर में घुलता है, ये भी बात पता है। हाँ सर पता है, कहां लिखा हुआ है सर ये बता सकते हैं? अरे हाइड्रोकार्बन, एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान की वो लाइन लिखती है, क्या लिखती है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। कहने का मतलब क्या है कि पोलर जो है वो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में घुलेगा। कितनी अमेजिंग लाइन है। आइए इन ऑर्गेनिक से कनेक्ट करके इस बात को समझते हैं। तुमको देखा तो ऐसा लगा कि Li+ को जब Cl- दिखता है तो Cl- को दिखते ही इसको फजांस की याद आने लगती है, और फजांस की याद आती है तो कहता है ए देना देना रे बाबा देना, कहता है ले, तो ले तो ठीक है, ले तो ठीक है। तुमको देख के लग रहा है कि यहां आयनिक इंटरेक्शन है, ना बाबा ना। एक्चुअल में क्या होता है, इस केटायन के ऊपर चार्ज है ज्यादा और साइज है छोटी, तो साइज छोटी होने की वजह से चार्ज डेंसिटी हाई हो गई, चार्ज डेंसिटी हाई हो गई, चार्ज डेंसिटी हाई हो गई, तो ये क्या करने लगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा। जब ये खींचने लगा तो यहां पे क्या देखने को मिला बेटा, यहां पे देखने को मिला कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या देखने को मिला, कोवेलेंट कैरेक्टर। और कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से, कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से ये इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बड़ा पसंद आता है। क्या पसंद आता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या पसंद आता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या पसंद आता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर जहां ज्यादा, वो क्या लेना पसंद करते हैं, अल्कोहल। जिनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिख जाए वो अल्कोहल लेना पसंद करते हैं, और जिनके अंदर आयनिक कैरेक्टर दिख जाए तो वो कहते हैं थोड़ा पानी से ही अपन काम चला लेंगे, है ना। तो लिथियम ने लिया, क्या लिया, अल्कोहल लिया। लिथियम ने लिया, क्या लिया, अल्कोहल लिया। समझ रहे हो। तो ये मतलब ऐसे तो मेरे को बोलना चाहिए कि LiCl मेरे दो दोस्त हैं, है ना। एक मेरा दोस्त है अमन और एक मेरा दोस्त है सुयस, ठीक है। वो कभी अगर सुने तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, LiCl आप अमन को समझ सकते हैं और सुयस को समझ सकते हैं कि वो NaCl है। एक को पानी बहुत पसंद है और दूसरे ने अल्कोहल को बदनाम कर रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या ये बात समझ में आई? चलिए मुद्दे की बात पे हम आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। आइए अगला सवाल कहता है, ये देखिए, LiCl इज मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड NaCl इज वेरी लेस सॉल्युबल इन इट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, मां कसम सर सही बात बोल दी आपने। आगे आओ। AgF is more ionic and more soluble in water than AgI। अब इस बात का लॉजिक क्या है, इस बात का लॉजिक क्या है? आओ बच्चों तुम्हें सुनाए, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए। AgF AgCl AgBr Ag+, बाजू में बना F-Cl-Br-I-। जरा मुद्दे वाली बात ये है, मुद्दे वाली बात ये है, मुद्दे वाली बात ये है कि मेरे भाई ये है सेकंड पीरियड, ये है सेकंड पीरियड, ये है मेरे भाई कौन सा पीरियड, फिफ्थ पीरियड। फजांस याद आया क्या रे बाबा? ले फजांस की बात बताता हूं। फजांस को देखा तो ऐसा लगा कि फजांस रूल ये कहता है, पहली बात, चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई, चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई। दूसरी चीज, रेडियस और सॉरी चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी हाई। लेकिन तीसरी बात कहता है, तीसरी बात कहता है कि रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल, रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल। अब देखिए जरा गौर से, तभी क्या क्रिएट होगा, तभी क्या क्रिएट होगा,
तभी आएगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या आएगा मेरे भाई? कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, ये सब में कॉमन है, कैटायन सब में कॉमन है, मतलब इसके Q प्लस या फिर R प्लस की तो बात ही हट जाती है। पहला फैक्टर और लास्ट फैक्टर हटा दो, अब जो भी मामला डिपेंड करेगा वो इन पे डिपेंड करेगा। अब एक बात तो, इसके ऊपर R माइनस यहां पे हाई है, R माइनस क्या है? हाई, सॉरी R माइनस, हाँ रेडियस माइनस, रेडियस बोले तो रेडियस ऑफ एनायन हाई है, और यहां पे रेडियस ऑफ एनायन क्या है? स्मॉल है। तो एक बात मुझे बताओ, Ag प्लस और F माइनस के अंदर एक बात मुझे बताओ, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये बताओ यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा या आयनिक? सर यहां पे कोवेलेंट ज्यादा आएगा, वहां आयनिक ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में। तो यहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है। और वहां पे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा आता है? आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा आता है। आयोनिक को पानी पसंद है, कोवेलेंट को दारू पसंद है। आयोनिक को पानी पसंद है, समझ रहा हो मेरी बात को? पानी को सॉरी कोवेलेंट को दारू पसंद है, आयोनिक को पानी पसंद है। कोवेलेंट को दारू पसंद है, आयोनिक को पानी पसंद है। कोवेलेंट को दारू पसंद है, आयोनिक को पानी पसंद है। तो आइए जरा गौर से, लाइन क्या लिखा हुआ है? AgF इज मोर आयोनिक, यस इट इज मोर आयोनिक एंड मोर सॉल्युबल इन वाटर। आयोनिक को पानी पसंद है, कोवेलेंट को दारू पसंद है, तो इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन AgI। क्यों? क्योंकि AgI इज मोर कोवेलेंट, जो ज्यादा कोवेलेंट है वो दारू में जाना चाहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? दारू में घुलना चाहेगा, दारू में सॉल्युबल होना चाहेगा। तो यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, ट्रू 100% ट्रू। आ जाइए मित्र, आज के लास्ट 2 सवाल। कह रहा है Na2CO3 is thermally more stable than Li2CO3। Li जहां आएगा पंगे लेके आएगा। Li ने लिया, क्या लिया? अल्कोहल लिया। LiCl is more soluble in alcohol compared to NaCl। बिल्कुल सही बात है। Li जब जब आएगा अपने साथ कुछ ना कुछ दुखड़े ले आएगा। जैसे ये वाली लाइन है, Na2CO3 is thermally more stable than Li2CO3। इस बात का मतलब समझिए, इस बात का मतलब समझिए मित्र, Li2CO3 की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो Li2CO3 में क्या होता है? Li2CO3, तो ये देखो Li है, ये क्या है? C डबल बॉन्ड O है, ये क्या है? O माइनस है, ये क्या है? O माइनस है। जरा गौर से मेरी बात को सुनना, Li प्लस इतना खतरनाक होता है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ बुला लेगा और छीनने के बाद इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है मेरे भाई? तो इसके साथ हीट करने पे Li2O बना के निकल जाता है, और ये बचा हुआ क्या निकल जाता है? तो ये निकल जाता है CO2 बन के। जबकि Na2CO3 के साथ ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। Na2CO3 के साथ ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, और अगर नहीं देखने को मिलती है इसीलिए याद रखना क्या लिखा जाता है? Na2CO3 is thermally more stable than Li2CO3। yes it is true statement। ये क्या है मेरे भाई? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है। कह रहा है H2O is thermally more stable than H2S। सिंपल सी बात है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, कोवेलेंटली, ये आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो एक बात मुझे बताओ, H2O इज मोर थर्मली स्टेबल। यस बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, अभी पीछे भी कराया था। इसी के साथ आज के लेक्चर्स जो है मेरे भाई, आज के लेक्चर्स जो हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे मेरे भाई, 10:30 या 10:45 पे। टाइमिंग जो रहती है इस क्लास की वो रहती है 10:30 या 10:45। ठीक है, 10:30 और 10:45, समझ रहे हैं मेरी बात को? 10:30 10:45 मॉर्निंग में ये टाइमिंग होती है। ठीक है, इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पे अभी आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। आयोनिक और कोवेलेंट, ये 2 चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली।
ठीक है, एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर वन मोर थिंग, आप कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएंगे FYQs का ये सेशन आपको कैसा लगा। ट्रस्ट मी, वही मेरे लिए एनर्जी की एक बात होती है। एंड कल आप लोगों ने बहुत अच्छा एनर्जी मुझे दिया, आज मैं चाहता हूं कि आप उससे अच्छी एनर्जी मुझे दीजिए, ताकि जो अगला 20 सवाल अब मैं लेके आने की कोशिश करूं वो और तगड़े लेके आऊं आपके लिए। ठीक है, तो आप बताएंगे मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं एक एक का पढ़ूंगा।